डॉक्टर गौरव सिंह। हम लोग यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम में है और हम लोग पढ़ रहे थे स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हमने बताया था ऐसा टेक्निक जिसमें हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं कि किल करते हैं ना, फॉर द पर्पज ऑफ देयर ओन एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन या अपने यूज के लिए हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, जब किल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे वो आपका हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट हो ना, चाहे वो आपका बायोकेमिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हम बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं वो टेक्निक क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। उसमें हमने पहला आपको बताया था फिजिकल मेथड। कौन सा? फिजिकल मेथड ना। अब ये फिजिकल मेथड में क्या होता है कि हम फिजिकल मेथड के द्वारा हम माइक्रोब्स को किल करेंगे, यही पहला था ना। अब फिजिकल मेथड में एक ड्राई मेथड होता है और एक वेट मेथड होता है ना। ड्राई मेथड में क्या होता है कि जैसे हॉट एयर का नाम आप लोग सुने होंगे ना, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, हाँ, हीट के द्वारा, हॉट ओवन और रेड हीट के द्वारा, ये सब ऐसे मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि ये ड्राई मेथड होता है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। अब ड्राई मेथड में हम जनरली 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, कि भाई उसको क्या करते हैं, उसको जनरली हम अगर हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, और टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करने के बाद लगभग 1 घंटे तक, तो ये आपका ड्राई मेथड कहलाएगा। लेकिन वेट मेथड में, वेट मेथड कई होता है, आप लोग जानते हो। सबसे उसमें मोस्ट कॉमन होता है बॉइलिंग ना। अब बॉइलिंग में आप लोग जानते होंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका, वाटर का ना। कि जैसे कोई हमारे पास बायोकेमिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उस बायोकेमिकल ऑब्जेक्ट में से हमको, हमारे पास मान लीजिए प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है या कोई भी कंटेंट है, विटामिन है या कोई और ऑब्जेक्ट है ना, तो उस बायोकेमिकल ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बॉइल्ड करें, और बॉइल्ड करने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे। एज लाइक आप लोग जब थ्योरी ऑफ एबायोजेंसी जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें फ्रांसिस्को रेड्डी फ्रांसिस्को नहीं, क्या नाम था, स्टैनले मिलर, और उसके बाद ये लुई पास्चर जो थे ना, ये इतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पे ईस्ट और शुगर सोल्यूशन जो लिए थे उसको क्या किए थे, उसको बॉयल किए थे ना। तो भी बायोकेमिकल आपके मॉलिक्यूल्स था, उसको बॉइल्ड किए कि पहले से अगर कोई माइक्रोब उसमें है तो क्या हो जाए, किल हो जाए ना। तो वो मेथड क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन, वहां पे भी किए थे। तो जब हम वेट मेथड में उसको बॉइलिंग वगैरह करके उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेट मेथड कहलाता है। और ड्राई मेथड में हम क्या करेंगे, हॉट एयर के द्वारा या रेड हीट के द्वारा ना, ये जब हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, या 160 डिग्री हम टेम्परेचर उसको मेंटेन करें फॉर द हॉट एयर। जैसे जब गर्मी में हवा चलती है, आप लोग वो जून और जुलाई वाला जो कंडीशन है ना, जब लूप कहते हुए चलती है, तो हवा ऐसा लगता है बहुत गर्म हवा चल रहा है ना। तो अब गर्म हवा चल रहा है किसके कारण, जो टेम्परेचर मान लीजिए 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर है, तो हवा जब चलेगा तो उस हवा में जो टेम्परेचर रहेगा वो 45 से 47 डिग्री का वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, और तब जाके वो क्या होगा, वो आपको महसूस होगा ना। अब एक इन्वायरमेंट में आप लोग जानते होंगे कि एक ह्यूमिडिटी होता है। क्या होता है, ह्यूमिडिटी। अब वह ह्यूमिडिटी, जैसे ठंडी में आप लोग देखे होंगे ह्यूमिडिटी आपका बढ़ जाता है ना, हवा थोड़ा सा भी चलता है तो हमको ठंडी का अनुभव होता है, लेकिन गर्मी के समय ह्यूमिडिटी आपका कम रहता है, इसीलिए हवा जब चलेगा तो आपको गरम गरम हवा लगेगा। बोलो भाई, जैसे कूलर जो होता है, कूलर में पानी भरा है, अब वो पानी छिड़कता है, जब एयर चलता है तो उसका हवा जब फेंकेगा तो आपको ठंडा हवा मिलेगा। और पंखा जो होगा, पंखवा का है, पंखवा तो नॉर्मल है, हवा फेंक रहा है, वैसे जैसे टेम्परेचर का है उस टेम्परेचर का हवा वो भेजेगा, वैसे ही वो रहेगा। समझ में नहीं? अब ह्यूमिडिटी अच्छा कैसे इन्वायरमेंट में कहां से आती है, हमको ये बताओ। ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में कहां से आता है? हमारे घरे का होता है, तोरे घरे का होता है, कहां से आता है, कहां से?
फॉरेस्ट से ह्यूमिडिटी कैसे आता है, इन्वायरमेंट में कैसे ह्यूमिडिटी आ जाता है, कहां से आता है? एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कैसे आ जाता है? इधर देखो, जब आप कपड़ा वपड़ा धुलते हो, उसको घर में सुखवाते हो कि बाहर डाल देते हो? रस्सी उस्सी बांधे रहते हो, बाहर डाल देते हो, तो कपड़ा 1 घंटे 2 घंटे या 8 घंटे में सूख जाता है। तेज है तो भाई ठंडी में देर में सूखता है, और गर्मी है तो जल्दी 1 घंटा में सूख जाएगा। बोलो भाई, तो उसका जब सूख के उसका जो पनिया है, वो पनिया उड़ के कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। और जितने भी मॉइस्चर है, नमी में जब सनलाइट पड़ता है तो इवेपोरेट होके उसका वेपर कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो कहाँ मिलेगा? हो तो मॉइस्चर के रूप में रहता है ना। क्या रहता है? मॉइस्चर के रूप में। और जब एयर हवा चलता है तो वो मॉइस्चर, हवा उस एयर को, उस मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब होके जब चलेगा, ठंडी में भाई मॉइस्चर इसमें ज्यादा है, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ठंडी में हवा चलेगा, बहुत ठंडी लगेगा। और गर्मी में भाई हवा चलेगा तो मॉइस्चर कम रहेगा, नमी है ये नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो हवा चलेगा कहां से हवा ठंडा लगे? हो समझ में नहीं, काम बता रहे। तो उसी प्रकार कि एयर जब वो फ्लो होता है ना, तो वो एयर भाई 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो हॉट एयर है तो हम वो स्टरलाइजेशन का टेक्निक वो अप्लाइड कर सकते हैं ना। चलो लिखा जाए, लिखा बहुत कुछ हंस रहे, लिखो लिखिए फिजिकल स्टरलाइजेशन रीडिंग डाले है ना, या फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड आप स्टरलाइजेशन में लिखिए, लिखिए देयर आर 4 टाइप ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन। फोर का 5 लिख लो, 5 इसको बना लो। एक और बता दे, इधर को जनरली 5 प्रकार का होता है। जैसे कुछ एक सनलाइट के द्वारा होता है, इसको तो आप लोग जानते ही हो ना, कि भाई सनलाइट अगर तेज है तब भी वो इन्वायरमेंट में क्या करता है कि भाई अगर बैक्टीरिया या वो सब है तो वो किल हो सकता है ना। जैसे आप धूप में कोई चीज को रख देते हो, भाई वो स्टरलाइज हो जाता है। गांव में जो अम्मा लोग होती हैं, अचार बनाने के बाद देखो उसमें माइक्रोब्स वगैरह ग्रो न होने पाए तो उसको जब धूप निकलता है तो धूप दिखा देती है ना। अब धूप दिखा देती है तो वो क्या करता है भाई कि स्टरलाइज तो करता है, सनलाइट जो होता है वो स्टरलाइज करता है। और दूसरा का हीट होता है, जो अभी हमने बताया, एक ड्राई हीट और एक वेट हीट। उसके बाद एक आपका वो वाइब्रेशन भी होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन, वाइब्रेट के जरिए हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स वगैरह को किल करते हैं। एक होता है रेडिएशन, एक क्या होता है? रेडिएशन, यूवी रेज वगैरह जो हो, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह रेडिएट करके हम माइक्रोब्स को किल करते हैं। हमने आपको उस दिन बताया था कैंसर का जो वायरस होता है ना, उसको हम, एक कीमोथेरेपी होता है, एक रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम वो केमिकल मेथड वाला अप्लाई करेंगे स्टरलाइजेशन, लेकिन रेडियोथेरेपी में हम रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन हम यूज करते हैं फॉर द डैमेजिंग या किलिंग द कैंसरस सेल ना। उस कैंसरस सेल में माइक्रोब्स रहेगा ना, तो उसको किल करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका रेडिएशन के द्वारा होगा ना। उसके बाद एक लास्ट होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन, जो हम उसको फिल्टर्ड करते हैं ना। फिल्टर करने के लिए जो हम यूज करेंगे मेथड वगैरह, तो वो आपका भी फिजिकल मेथड में यूज होगा। तो इसमें लिखिए क्या 5 टाइप ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। पहला लिखिएगा सनलाइट, पहला सनलाइट। दूसरा हीट,
हीट, HEAT। तीसरा वाइब्रेशन, चौथा रेडिएशन, चौथा क्या, रेडिएशन, पांचवा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। लिखे इधर को सनलाइट तो आप लोग जान ही रहे हो ना। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा, सनलाइट वाला नहीं लिखाएंगे, दूसरा लिखे हीट। इसमें लिखे इट इज फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। It is physical method of sterilization comma more heat or act as clotting of cell protein, clotting of cell protein, cell protein, but less heat interfere the metabolic reaction, less heat interfere the metabolic reaction ना। अगर ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दिया जाए तो सेल का जो प्रोटीन होता है वो क्या करेगा, वो क्लॉट कर देगा ना। और अगर लेस हीट प्रोवाइड किया जाए ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करेगा, इंटरफियर करेगा। फुल स्टॉप। द टू कॉमन मेथड ऑफ हीट स्टरलाइजेशन, द टू कॉमन मेथड ऑफ हीट स्टरलाइजेशन। पहला लिखेगा ड्राई मेथड या ड्राई हीट लिखेगा। पहला ड्राई हीट, दूसरा मॉइस्ट हीट या वेट हीट। पहला ड्राई हीट, दूसरा मॉइस्ट हीट या वेट, WET भी लिख सकते हैं। वेट मतलब नम वाला। पहला ड्राई हीट हेडिंग डालिएगा। पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट, ड्राई हीट इज फिजिकल प्रोसेस, ड्राई हीट इज ए फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, sterilization is done at 160 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पे, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इज अप्लाइड बाई डन एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, इज अप्लाइड बाई holding the temperature for 1 hour। 1 घंटे तक वो टेम्परेचर को हम होल्ड किए रहे, पकड़े रहे ना। फुल स्टॉप। देयर आर फॉलोइंग पार्ट ऑफ ड्राई हीट।
ड्राई हीट। पहला लिखेगा फ्लेमिंग, FLAMING। पहला फ्लेमिंग, दूसरा रेड हीट, रेड हीट, तीसरा हॉट एयर, हॉट एयर, हॉट एयर लिखे। इधर देखो, फ्लेमिंग आप लोग जान ही रहे हो, अभी पीछे फ्लेम फोटोमेट्री आप लोग पढ़े हो ना। फ्लेमिंग मतलब जो ज्वाला निकलता है जब हम जलाते हैं, हाँ, कोई भी ईंधन वगैरह है, लाइक पेट्रोल डीजल या जो भी, तो वो भाई जलेगा, तो जलने के बाद वो क्या करेगा, वो फ्लेम का फॉर्मेशन करेगा। तो उस फ्लेम के जरिए जब हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से किल करते हैं, तो क्या कहलाता है, फ्लेमिंग कहलाता है। और दूसरा है रेड हीट। रेड हीट भी जानते हो ना, कि लाल जो हीट प्रोवाइड करता है, जैसे हम जब वो बर्नर कैलिपर वगैरह जब हम वो जलाते हैं ना, तो अब वो रेड, जैसे गांव में जब ये अलाव जलता है, अलाव देखिए, हाँ, कोयला भी, तो रेड हीट प्रोवाइड करता है ना, तो धधकता हुआ। क्या, हमको बताओ। हाँ, तो वो जो हीट प्रोवाइड करेगा, जैसे हीटर वगैरह देखो पहले वो लगा रहता है, हाँ हाँ हाँ, तो वो आपका क्या कराता है, वो भी वो रेड हीट होता है। और एक हॉट एयर, हॉट एयर क्या होता है, ओवन मशीन जानते हो, हॉट ओवन मशीन, हाँ, हॉट ओवन, ओवन है लेबोरेटरी केमिस्ट्री वाले में है ना, देखो ओवन रखे रहते सब, जो टोस्ट, हाँ, बेकरी वाले या तो टोस्ट या ब्रेड वाले रहते हैं, हाँ, ओवन में तो आप वो भी करते हो, मुर्गा उर्गा भूज सकते हो उसमें ना। अरे सर, क्या, हाँ, लेग पीस बनाने के लिए। कौन, हॉट, हॉट ओवन भी बोलते हैं उसको। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम भी कोई मतलब ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट से हम माइक्रोब को सेपरेट या स्टरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसके विषय में डिटेल में तुमने लिखवा है ना। नेक्स्ट, दूसरा लिखिए, मॉइस्ट हीट। अब वो तीनों आप लोग लिख लीजिएगा। इसको लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन द, it is based on the standard steel under pressure, next, the pressure increases the boiling point, the pressure increases the boiling point of water in which water can be heated,
दिस मेथड इंक्लूड डैश करके पहला बॉइलिंग, इंक्लूड का आगे डैश करके लिखेगा, इंक्लूड पहला बॉइलिंग, हाँ इसमें डैश करके लिखिए, अभी क्लास में है, क्लास छूटने के बाद लिखिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, at 100 degree centigrade is done in water bath for 30 minutes, 30 minutes. Next, by this method अच्छा ये बॉइलिंग के द्वारा कौन कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं नीडल ना, उसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे सीजर हो गया ना, फोर्सेप हो गया और जितने भी होते हैं, हाँ हो गया फोर्सेप मतलब चिमटी हो गया, और सीजर और नीडल ये सब किसमें यूज किए जाते हैं, ड्यूरिंग द सर्जरी या ऑपरेशन ना। तो उस इंस्ट्रूमेंट को पहले हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, समझे कि नहीं, वैसे थोड़ा हम कर देते हैं। पहले देखो एक नीडल रहता था, उस नीडल में सबको चौंकते थे वही, लेकिन स्टरलाइज कर देते थे। लेकिन जब से HIV और वो सब फैला तो हम भाई नीडल यूज करते हैं अलग अलग, कई पर्सन को 10 नीडल अगर लगना है, दिन भर में 4 लगना है, तो चारों अलग अलग बनाए ना, बोलो भाई, क्या पता वो बैक्टीरिया वगैरह उसमें हो, फिर उसको हम स्टरलाइज करें दुनिया भर कैसे, अच्छा 1 टाइम यूज ना। जैसे तुम लोग एक पेन ये लिखो फेंको वाला जो है ना, एक बार यूज करो उसको फेंको, और रिफिल वाला जो होता है भाई फिर से आप रिफिल कर सकते हो, नहीं वो देखो लिए हम लोग, तो ऐसा होता है ना। तो इसमें लिखिए, और देखो वो भी करती हैं, जो छोटे बच्चे की जो मम्मा रहती है, वो क्या करेंगे, जो बच्चा बॉटल में दूध पीता है, अब उस बॉटल को क्या करेंगे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रात को पिलाए रहेंगे, तो जब तक उसको स्टरलाइज नहीं किए रहेंगे फिर से दूध उसमें नहीं फिलअप करेंगे, तो निपल्स को उसमें क्या करती है, वो करके बॉइल्ड कर देते हैं। तो वो भी यही मेथड होता है, कौन सा मेथड, बॉइलिंग का मेथड। नहीं किसमें, अब जमत का हो हम नहीं जानी, हम ही खाली जाने थे कि उसको स्टरलाइज किया जाता है। चलो आगे लिखो, क्या लिखे, बाय दिस मेथड नीडल, हमारे घर सब बूढ़े हैं बच्चे नहीं, बाय दिस मेथड, चल बाय दिस मेथड नीडल कामा, तो लोग बहुत बदमाश हो गए, नीडल कामा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, नीडल कामा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सब आ जाएगा उसमें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्टरलाइज्ड, कैन बी स्टरलाइज, मार खाना है काम यार, कैन बी स्टरलाइज्ड, ठीक है। अब एक लाइन और एक पॉइंट और लिख दीजिए, दिस मेथड ब्रॉट BROUGST, this method brought kill the bacteria
एंड अदर टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीले, हाँ, अदर टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट एक लिखिएगा स्टीमिंग, STEAMING, STEAMING, स्टीमिंग। लिखिए, दिस प्रोसेस आर मोर इफेक्टिव देन, this process are more effective than dry heat method, ना। इधर देखो, स्टीम मतलब भाप या वेपर्स वगैरह के द्वारा जब हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं, तो ये मेथड मोस्ट पेक्यूलियर होता है ना, इसके तुलना में जो आपका ये हीट मेथड जो आप यूज करते हो या ड्राई मेथड जो आप यूज करते हो, उसके तुलना में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें डैश करके आगे लिखिए, क्या बोले हम इसमें, हीट मेथड। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, बैक्टीरिया आर killed by sharp steaming, Next, it is a suitable process for sterilization. ना। अच्छा, एक ऑटोक्लेव का नाम भी आप लोग सुने होंगे ना। ऑटोक्लेविंग के द्वारा भी हम क्या करते हैं कि ये जनरली लैब वगैरह में, केमिस्ट्री के लैब में ऑटोक्लेव मशीन भी आता होगा ना, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम माइक्रोब को सेपरेट या किल करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग मेथड भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑटोक्लेविंग मेथड भी जो होता है वो किस में आएगा, ये आपका इसी मॉइस्ट हीट में आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट रेडिएशन। वाइब्रेशन आप लोग जानते हो, इधर देखो वाइब्रेशन नहीं लिखवाए हैं, वाइब्रेशन जानते हो, जैसे जब हम वाइब्रेट करते हैं कोई चीज तब भी बैक्टीरिया वगैरह क्या होगा, वो किल हो सकता है ना। जैसे वाइब्रेशन के लिए भाई मान लीजिए अरे भाई वाइब्रेट जैसे कोई चीज कर रहा है, कोई मशीन वगैरह, हाँ, वाइब्रेशन के लिए तब भी वो जनरली हम किल कर सकते हैं ना। जैसे
हाँ नहीं, वो वाइब्रेशन के लिए नहीं, लेकिन वाइब्रेशन मशीन तमाम होते हैं जो उसमें वजह से कोई केमिकल्स वगैरह है ना, उस केमिकल को हम उसमें ऐड कर दें और उस केमिकल से अगर हमको रिमूव करना है हाँ कोई बैक्टीरिया वो सब, तो वाइब्रेशन मतलब इतना फोर्सली उसमें जनरेट होगा कि वो क्या हो सकते हैं, वो किल हो सकते हैं। हाँ तो इसमें लिखिए, रेडिएशन में लिखिए, रेडिएशन में लिखिए, इट इज आल्सो most advanced method for sterilization of microbes। ना फुल स्टॉप। टू टाइप ऑफ रेडिएशन आर या टू टाइप ऑफ रेडिएटिव मेथड आर, टू टाइप ऑफ रेडिएटिव मेथड आर यूज, टू टाइप ऑफ रेडिएटिव मेथड आर यूज। पहला लिखेगा नॉन आयोनाइजिंग रे, नॉन आयोनाइजिंग रे, RAY, नॉन आयोनाइजिंग रे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंफ्रारेड एंड यूवी रे। कौन कौन? इंफ्रारेड और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट दूसरा आयोनाइजिंग रेज, आयोनाइजिंग रेज, ब्रैकेट में एक्स रे एंड गामा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ना इधर देखिए, जो इंफ्रारेड वगैरह होता है ना, ये इंफ्रारेड यूज किया जाता है। आप उसको देखे थे, जैसे प्रोटीन का हमको 3D स्ट्रक्चर देखना है, तो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर मतलब कौन सा प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर जिसमें दिखाई देता है, तो कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमको दिखाई देगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ना। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका कैसा होता है? अरे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी है ना, तो वो 3D में दिखता है हमको ना। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा चेन वगैरह होता है ना, और उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा चेन या बीटा सीट जो होता है, बीटा सीटवा वो जाके दोनों जुड़ जाएगा और उसमें हीम ग्रुप जुड़ जाएगा टर्शियरी प्रोटीन में, आप लोग पढ़े होंगे। और अगर हमको 3D उसका स्ट्रक्चर देखना है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमको क्या होगा, वो विजिबल होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंफ्रारेड वगैरह का यूज करेंगे। और यूवी रेज का यूज कहां करेंगे? बैक्टीरिया और वायरस को क्या करने के लिए? किल करने के लिए। अभी हमने जो बताया था कि जो रेडिएशन ना, एक कीमोथेरेपी और एक रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी में जो हम रेडिएशन यूज करते हैं, उस रेडिएशन के जरिए हम कैंसरस वायरस को क्या करेंगे? किल करेंगे। समझ में आया कि नहीं? और एक्सरे और गामा रेज भी हम यूज करेंगे, ये आयोनाइजिंग रेज है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सरे, गामा और बीटा भी ऐड कर लीजिएगा। एक्सरे, गामा और बीटा रेज हम यूज करेंगे
फॉर द पर्पज ऑफ किलिंग द माइक्रोब्स। जैसे हम यूज करेंगे भाई, हम वो करते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं ना, तो एक्सरे कराने के दौरान जैसे माइक्रोब्स वगैरह अगर उस एक्सरे के किरण के सामने अगर फ्रंट में वो आते हैं माइक्रोब्स, तो ड्यूरिंग द एक्सरे कंडीशन वो किल भी होते हैं आपके, लेकिन वो रेज आपके लिए लाभकारी बहुत नहीं है। कैसा होता है? हानिकारक होता है। अगर ये एक्सरे, हाँ बोलो। कौन सा? हाँ, एमआरआई काहे नहीं होता? जैसे जितने भी रेज हम नहीं, उसके लिए कहाँ, वो जो एमआरआई वगैरह वो सब होगा तो सिंगल पर्सन का होगा ना। नहीं तो वो अंदर जाएंगे, पूरा बॉडी मशीन में जाएगा तो उनको क्या दिक्कत है? हाँ, आगे अब हम कल बताएंगे इसका।